अब बात करते हैं पब्लिक कीवर्ड की। क्या है ये? एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर क्या डिनोट करता है? इसको क्लास में जो भी हम मेंबर डिफाइन करते हैं, हर एक मेंबर का एक स्कोप होता है, रेंज होती है, विजिबिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, जिससे ये पता चलता है कि वो मेंबर कहां से एक्सेस किया जा सकता है, कहां तक विजिबल है। C++ अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, C++ में 3 तरह का स्कोप होता था, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। जावा में वास्तव में 4 तरह का स्कोप होता है, जो आप कंप्लीटली तब पढ़ेंगे जब आपको पैकेज समझाया जाएगा। तब तक के लिए 2 कीवर्ड की बात करें। एक है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक। अगर क्लास का कोई मेंबर प्राइवेट कीवर्ड से क्वालिफाइड है, इसका मतलब उसका स्कोप कन्फाइंड है विद इन क्लास। और कोई मेंबर अगर पब्लिक कीवर्ड से क्वालिफाइड है, इसका मतलब उसका ग्लोबल स्कोप है, वो क्लास के अंदर से, क्लास के बाहर से, कहीं से भी रेफर किया जा सकता है। अब ये तो मैंने स्कोप बताया। सवाल आता है मेन मेथड को पब्लिक क्यों बनाया गया है? ताकि इससे किसी भी दूसरी क्लास के मेथड को कॉल किया जा सके। बड़ा अजीब आंसर है। अगर मुझे किसी दूसरे क्लास के मेथड को इससे कॉल करना है तो वो मेथड पब्लिक होना चाहिए। ये क्यों पब्लिक होना चाहिए? अगर हम इसे पब्लिक बना रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं ये दूसरे को विजिबल हो जाए। इससे हमें दूसरा विजिबल करना है, इसलिए हम इसे पब्लिक नहीं बना रहे हैं। ध्यान से सोचिए, इस मेथड को कौन इन्वोक करता है? बताया गया है आपको, GRE। क्या GRE हमारी क्लास का पार्ट है या क्लास के बाहर कोई एंटिटी है? क्लास के बाहर है, यानी कि ये मेथड कहां से इन्वोक होना है? क्लास के बाहर से। अगर ये मेथड क्लास के बाहर से इन्वोक होना है तो इसका स्कोप कैसा होना चाहिए? पब्लिक। बात समझ आ रही है क्यों बनाया गया पब्लिक? GRE को इसे इन्वोक करना है, इसलिए इसे पब्लिक बनाया गया। ठीक है। अब आते हैं यहां पर, हमने एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखा हुआ है। पहले ये बताइए जो नाम लिखा हुआ है ये सही है कि गलत है? क्या यहां पर कोई दूसरी चीज होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? ARGS। यही कारण है कि मैंने सवाल पूछा। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है ARGS। आपने जो आज तक कोई प्रोग्राम बनाया होगा उसमें भी लिखा होगा ARGS। किसी टीचर ने पढ़ाया होगा उसने भी लिखा होगा ARGS। अब किसी के पास इतना फालतू समय तो है नहीं जितना मेरे पास है। अब तक आदमी 4 प्रोग्राम बना के आगे बढ़ जाता, मैं अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे अटका पड़ा हूं। अब अगर आप कभी इंटरव्यू में गए और मेरे जैसा कोई पागल सनकी आदमी वहां आपको मिला और उसने आपसे पूछा कि ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, तो जैसे अभी आपने बताया तुरंत अंतरात्मा की आवाज आएगी, आप कहेंगे ARGS। सामने वाला कहेगा थैंक यू वेरी मच, वी विल कॉल यू लेटर। वो लेटर कभी नहीं आएगा। ये एक वेरिएबल का नाम है, यहां A लिखें, ARR लिखें, ARGS लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पहले दिन आपके सारे मिसकंसेप्शन ब्रेक करने हैं, इसलिए जानबूझ के मैंने यहां पर एक अलग चीज लिखी है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब सवाल आता है ये यहां कर क्या रहा है? बता सकता है कोई? कमांड लाइन आर्गुमेंट रिसीव करता है। बिल्कुल सही बात। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्राम को हम 2 तरीके से इनपुट दे सकते हैं। वो 2 तरीके जो है वो ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कई बार जब मैं फ्री होता हूं तो नीचे जाके रिसेप्शन पे बैठ जाता हूं। 2 तरह के लोग आते हैं, मैं लोगों को देखता रहता, मेरा वहां कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि लोग बिहेव कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, खड़े हो जाते हैं, सामने जो बैठा हुआ उसे मौका देते हैं। वो पूछते हैं आज क्या करना चाहते हो, तो बताते हैं मुझे जावा में ट्रेनिंग करनी है या X चीज के लिए मैं चीजें जानने आया हूं, मुझे बताओ। कुछ लोग आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और सीधे सामने वाले को मौका नहीं देते, कहते हैं मुझे X चीज में ट्रेनिंग करनी है, उसकी जानकारी दो।
सेम वे में प्रोग्राम के साथ होता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास एडर नाम की कोई क्लास है जावा में, हमने डिफाइन करनी है 2 नंबर का सम करने के लिए। अब इस क्लास को हम 2 तरीके से इनपुट लेने के लिए डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका, जावा में किसी भी क्लास को एग्जीक्यूट कराने का तरीका होता है ये, जावा लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। मान के चलते हैं पहले तरीके में हमने लिखा जावा एडर, प्रोग्राम में हमें प्रॉम्प्ट किया एंटर फर्स्ट नंबर, कर्सर ब्लिंक करने लगा, आपने कोई नंबर एंटर किया, फिर मैसेज आया एंटर सेकंड नंबर, फिर कर्सर ब्लिंक करने लगा, आपने फिर दूसरी वैल्यू दी। अब आउटपुट आई रिजल्ट इज 30। यह है एक अप्रोच। इस अप्रोच में हम इनपुट तब देते हैं जब हमें प्रॉम्प्ट किया जाता है, जब हमें कहा जाता है। इस अप्रोच में टाइम वेस्ट होता है। आज की डेट में लोगों के पास सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? टाइम की। टाइम की कमी नहीं है, पेशेंस की कमी है। आप लोगों के पास टाइम बहुत है और उसका आप मिसयूज करते हैं, यूज नहीं करते, पेशेंस नहीं है। हम चाहते हैं कमांड बाद में टाइप करें, आउटपुट पहले मिल जाए, क्लिक कहीं बाद में करें, रेस्पॉन्स मिल जाए। इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। दूसरी अप्रोच समझते हैं। इस क्लास को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। इस तरीके में हमने लिखा जावा क्लास का नाम और जो इनपुट हमें देनी थी वो सीधे यही लिख दी, आउटपुट आई। अब यहां पर ये जो इनपुट हम दे रहे हैं कमांड के नाम के साथ, इन्हें हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा लिखने का मतलब होता है, हम जेआरई को कह रहे हैं कि आप एडर क्लास लोड कराओ और उसका मेन मेथड कॉल कराओ हमारे लिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हम जेआरई से कह रहे हैं आप एडर क्लास लोड कराओ और उसका मेन मेथड कॉल कराओ और उसके मेन मेथड को ये 2 वैल्यू दे दो। अब ये वैल्यू जाएगी कहां? यहां पर अगर हम देखें तो हमने अपने मेथड में एक एरे रखा हुआ है जिसका नाम है ARR। ये जो इनपुट है ये इस एरे में जाके स्टोर होगी। ये एरे कमांड लाइन आर्गुमेंट को रिसीव करने के लिए रखा गया है। अब आपने ध्यान अगर दिया हो, यहां पर जो 10 और 20 है वो नंबर है, लेकिन यहां पर उन्हें मैंने डबल कोट्स में रख दिया है। क्या रिप्रेजेंट करता है डबल कोट्स? स्ट्रिंग्स। ये एरे स्ट्रिंग टाइप का है। आप जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट से किसी भी तरह की इनपुट दे सकते हैं, लेकिन वो मेन मेथड में एज ए स्ट्रिंग जाके रिसीव होगी। अब ये स्ट्रिंग टाइप क्यों दिया गया इस एरे को? यहां 2 सवाल है। यहां एरे क्यों रखा गया है और इस एरे का टाइप स्ट्रिंग ही क्यों है? पहले बात करते हैं ये टाइप स्ट्रिंग क्यों है। हर एक प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। अब जैसे यहां पर मुझे 2 नंबर रिसीव करने थे, किसी दूसरे प्रोग्राम में ऐसा हो सकता है मुझे यूजर का नाम रिसीव करना पड़े, किसी तीसरे प्रोग्राम में मुझे कोई कैरेक्टर रिसीव करना पड़े, किसी फोर्थ प्रोग्राम में कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिसीव करना पड़े। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर मैं यहां पर इंटीजर रखूं, क्या रिसीव करूंगा? केवल इंटीजर। फ्लोट रखूं तो केवल फ्लोट। स्ट्रिंग हमारे पास एक ऐसा टाइप है जिसका यूज करके हम किसी भी टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सके। टू फैसिलिटेट arguments of all type, to facilitate passing of input of all types, ये array string type का रखा गया है। बात समझ आई? सवाल आता है यहाँ array क्यों रखा गया है? To facilitate variable number of arguments। हर एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। इस प्रोग्राम में हमने 2 वैल्यू दी, किसी प्रोग्राम में 4 इनपुट दे सकते हैं, किसी में 10 दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है किसी में कुछ भी ना दे। अगर हम एरे रखते हैं
तो हम वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट रिसीव कर सकते हैं। मैंने यहां से 2 नंबर पास किए, जीआरई 2 एलिमेंट का एरे बना दिया। मैं 10 नंबर पास करता हूं 10 एलिमेंट का एरे बना देता। मैं 50 वैल्यू पास करता हूं 50 एलिमेंट का एरे बना देता। अगर मैं कुछ भी ना पास करता हुआ एरे नहीं बनाता। वास्तव में यहां पर ये एरे नहीं है, आगे जाके आपको पता चलेगा ये एरे का रेफरेंस वेरिएबल है। एरे तब बनेगा जब हम एक्चुअल में वैल्यू देंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यहां तक रिकैप एक बार कर देता हूं। मैंने बताया सबसे पहले मेथड और फंक्शन में क्या फर्क होता है, उसके बाद आपको बताया इसकी रिटर्न टाइप वॉइड ही क्यों है, उसके बाद बताया यहाँ पर स्टैटिक का क्या रोल है, उसके बाद बताया ये पब्लिक ही क्यों है, और उसके बाद बताया यहाँ पर ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या कर रहा है, इसका टाइप स्ट्रिंग ही क्यों है और ये एरे ही क्यों है। कल हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे, हम समझेंगे कि क्या चीज है, ऐसे ही क्यों लिखी गई है। ठीक है।